बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से मैं विपुल त्रिपाठी आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नया सत्र लेकर। इस सत्र में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल यूपीपीसीएस 2020 में जो सवाल आए थे, यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे आपके यहाँ यूपीपीएससी में। खैर, आप सभी का स्वागत है भैया इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार का यूपीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, और ये आप भूल जाइए कि लोक सेवा आयोग में कभी ऐसा होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले की भांति इस बार भी ऐसा हुआ है कि सवाल रिपीट हुए हैं। कुछ सवाल ऐसे ज़रूर आए हैं जो पहले कभी न कभी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इसके साथ साथ जो अगर हम लेवल की बात करें तो पॉलिटी का लेवल इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जो फैक्चुअल हैं। उन्हीं सारे सवालों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूँ। जैसा कि देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। आप सभी को पता है भैया कि हमारे भारत देश में 3 टियर गवर्नमेंट है ना। 3 टियर गवर्नमेंट यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी आपकी लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट के दो प्रकार, एक रूरल होते हैं जिसको हम पंचायत के नाम से जानते हैं, एक अर्बन जिसको आप म्युनिसिपालिटी यानी नगर पालिका के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हमारे भारत देश में समस्त चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग। लेकिन जरूर जोड़िएगा, लेकिन हमारे भारत देश में लोकल गवर्नमेंट का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग ना करा के बल्कि कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है यानी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जैसा कि देखिए इसमें सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका राज्यपाल कह रहा है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको राज्यपाल तो पहले ही एलिमिनेट कर देना है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत एलिमिनेट करो, ठीक है। तीसरा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, भैया गजबे दे दिया है, इसको तो हटाना ही हटाना है। और थर्ड आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, यही आपका सबसे सही जवाब होगा। याद रखिएगा, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हमारे भारत देश में कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, ठीक है, आर्टिकल 243 के। याद रखिए, दो सवाल इससे, दो आर्टिकल ऐसे होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, यानी आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में संविधान संशोधन के माध्यम से लोकल बॉडीज को यानी लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया। 1992 में अमेंडमेंट हुआ, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत और 74वें के द्वारा नगर पालिका। तो पंचायत के प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में है, ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक, जिसमें आपका आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है यानी राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। ये पहला सवाल आपका। दूसरे सवाल के साथ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। याद रखिएगा कि कुछ ऐसे पदाधिकारी हमारे भारत देश पर हैं जिनको हटाने में संसद की भूमिका रहती है, यानी संसद में प्रस्ताव पारित होता है ना, उनको हटाने का प्रस्ताव संसद में पारित होता है तब जाकर वो हटते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप लोग महाभियोग प्रस्ताव, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि प्रेसिडेंट को भी हटाने के लिए ऐसा ही होता है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है 2/3 मेजोरिटी से। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, हाई कोर्ट के जज को हटाना है, सीएजी को हटाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी को हटाना है। इन सब को अगर हटाना है तो इसमें संसद की भूमिका होती है, यानी संसद में पारित करना होता है विशेष बहुमत 2/3 मेजोरिटी। याद रखिए, इन दोनों में मेजोरिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस बहुमत का प्रयोग किया जाता है वो बहुमत होता है मेरे भाइयों टोटल का 2/3। कितना? टोटल, यानी टोटल जितनी संख्या है उसका 2/3। ये बड़ी रोचक बात है कि राष्ट्रपति के लिए ही इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए का मतलब है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सीएजी और सीएसी को हटाते हैं तो उसमें कौन से बहुमत का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें टोटल बाई 2+1 यानी आधे से अधिक, और जितने लोग प्रेजेंट हैं और मतदान कर रहे हैं उसका 2/3। तो खैर, इसमें संसद की भूमिका है, तो इसमें लिखा हुआ है जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बस, बल्कि हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाने में संसद की भूमिका है। दूसरा लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरे भाई, यूपीएससी के चेयरमैन को कैसे हटाया जाता है, तो इसके लिए संसद की कोई भूमिका नहीं है, इसको राष्ट्रपति रिमूव करता है, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट इसे हटाया जाता है, ठीक। चौथा कह रहा है सीएजी, जी हाँ बिल्कुल भाई, सीएजी को भी कैसे हटाया जाएगा, संसद की भूमिका होगी, यानी ये आपको एलिमिनेट कर देना है, ये आपको एलिमिनेट करना है। बचा क्या, चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को हटाया जा सकता है, कारण होता है मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इस तरह के कुछ कारण होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने
अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ रोजाना रात 10 बजे पॉलिटी की क्लासेस होती हैं। मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि 10 बजे की जो पॉलिटी की क्वेश्चन की श्रृंखला चलती है उसमें कुछ सवाल करंट अफेयर के भी होते हैं और कभी कभी कुछ सवाल इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेटेड होते हैं। उस पूरी की पूरी सीरीज को जिन लोगों ने किया है, कल से लेके आज तक मेरे से जिन लोगों से बात हुई है, तो पॉलिटी की सीरीज को पिछले 2 महीने से जिन्होंने फॉलो किया था, ऐसा उन लोगों ने ही मेरे को बताया कि भैया लगभग क्या पूरा का पूरा मान लो 100% सवाल थे, ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसकी चर्चा वहाँ पर न हुई हो, यानी सारे सवालों की चर्चा वहाँ पर हुई थी। डायरेक्ट प्रश्नों के थ्रू भी हो सकती है या उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है भैया, चलिए। तो हाँ, इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लस का मतलब ये है कि अगर आप अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। यूपी पीसीएस अगर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस के बारे में मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा। ये मेरा रेफरल कोड है, देखिए इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा रेफरल कोड की गलत लिखी हुई है, रेफरल कोड की स्पेलिंग गलत लिखी है, इस पर जज्बाती आपको नहीं होना है, रेफरल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये विपुल 10 मेरा रेफरल कोड है, इसको अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई आपके प्लस के साथ जुड़ने की बात। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा 3, क्या होगा भैया? यूनियन चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यानी चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा तो 3 ओनली होगा, यानी यही अकेले होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इन सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लस पर पढ़ा था। यानी ज़बरदस्त का मतलब ये होता है कि काफ़ी समय लेकर हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी समय इस पर बिताया था, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके लोक सेवा आयोग के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला टॉपिक होता है, मेंस के भी लिहाज से और प्रीलिम के भी लिहाज से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम अलग अलग आइडियोलॉजीज में बांट के पढ़ते हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ ऐसे होते हैं जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं, जो समाजवादी विचारधारा को परिलक्षित करते हैं, और जो गांधीयन थॉट को रिफ्लेक्ट करते हैं उन्हें गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं, और जो लिबरल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करते हैं उसे हम उदारवादी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसमें 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख जो हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया है। आप सभी को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य को दिए गए निर्देश हैं, यानी शायद संविधान निर्माताओं ने इस बात की परिकल्पना की होगी कि भैया राज्य पॉलिसी बनाते समय यानी अपनी आंखों का सुरमा बना के रखे, किसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू मेक द वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य को दिए गए निर्देश हैं। हालांकि ये निर्देश तो राज्य को दिए गए हैं, संविधान में प्रॉपर बिल्कुल मेंशन भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जस्टिसिएबल नहीं है, यानी न्याय योग्य नहीं है। यानी अगर कुछ लिखा हुआ है इसमें तो उसके लिए हम आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यानी ये डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल नहीं है। इनको इन्फोर्स कराने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है, यानी लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसके आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो 39A ये भैया अमेंड हुआ था, ये बाद में जोड़ा गया डीपीएसपी में। अगर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो याद रखिए, जान जाया करिए कि भैया ये बाद में क्या हुआ है, संशोधित आर्टिकल है। तो ये फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39 है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। लेकिन 48 कह रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मेरे भाइयों, बहुत बार चर्चा हुई है आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहता है, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। जाहिर सी बात है, अगर आप गवर्नेंस को सही तरीके से स्थापित करना चाहते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर आप गवर्नमेंट को सिचुएट करते हैं तो 3 जो उसके निकाय होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, तीनों में एक तरीके से चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी स्वतंत्रता पूर्वक, यानी एक ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे पर ऐसा ना हो कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करें, ऐसा ना हो कि कोई ओवर रीच हो। कहने का मतलब इतना है कि चेक एंड बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। और हमारा संविधान
का अनुच्छेद 50 राज्य से ये अपेक्षा करता है, यानी स्टेट से ये अपेक्षा करता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रबंध किया जाए। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रबंध नहीं होते हैं, स्वतंत्रता के बाद से आज तक हमारे भारत देश में ऐसे प्रबंध होते चले आए हैं। जैसे शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि जैसे एक अधिकारी है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप लोग आज भी देखते होंगे कि जिला अधिकारी के पास कुछ कार्यपालिका के भी काम होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है और जुडिशरी का भी कुछ काम करता है। तो उस समय हमारे भारत देश में ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि हम जुडिशरी को पूरी तरह से सेपरेट कर देते, इसलिए हमने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा कि भैया राज्य से ये अपेक्षा की गई कि धीरे धीरे करके जैसे परिस्थितियां विद्यमान होंगी वैसे हम जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या करेंगे, पृथक करेंगे, जिससे एक बैलेंस क्रिएट होगा, एक संतुलन स्थापित होगा और सही तरीके से गवर्नेंस स्थापित होगा। चलिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी भी हमारे भारत देश में एसडीएम का ही आप ले लो, अगर आप तहसील में देखते हैं तो एसडीएम एग्जीक्यूटिव का तो कार्य करता ही है, साथ में कुछ कार्य न्यायपालिका के भी यानी जुडिशियल रिलेटेड भी उसके पास हैं। तो हम इसके तरफ प्रयासरत हैं और अनुच्छेद 50 राज्य से ये अपेक्षा करता है कि इसे अलग किया जाए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 48 दिया गया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। यही आपको छांटना था भैया, जज्बाती नहीं होना था, सरल सवाल था मेरे भाई। आगे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। फिर से कितना मैच करवाते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। ये यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग वाले मैच ही करवाते रहते हैं और हम लोग भी बड़े जज्बाती इंसान हैं, हम मैच करना कभी जीवन में मैच करना हम भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है हमारे साथ। देखिए, कह रहा है इंटर स्टेट काउंसिल। सर, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 263, बिल्कुल सही है ना, ये इससे रिलेटेड है। कह रहा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का भी गठन राष्ट्रपति करेगा, प्रत्येक 5 वर्ष बाद करता है, आप लोगों ने सुना होगा। फाइनेंस कमीशन हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिफारिश करता है, एक सलाहकारी निकाय होता है। इंटर स्टेट काउंसिल भी जो है, इंटर स्टेट काउंसिल का भी गठन हमारे भारत देश में 1990 में किया गया था और सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसे लाया गया था। ये सब तो खैर कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटी छोटी बातें हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमारे भारत देश में 315 में मेंशन है। रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो ये भी मेंशन है आर्टिकल 323A में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। यानी भैया सब मैच खा रहा है और इसमें क्या पूछ रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ऐसे सवालों पर क्या है, हम लगा देते हैं स्टार, यानी ऐसे सवालों पर गरीब मास्टर कुछ भी नहीं बता सकता है क्योंकि सारा का सारा मैच खा रहा है। तो आप लोग जो भी समझिए समझ लीजिए, सवाल थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि सब मैच खा रहा है। ज़्यादा इस पर समय न देते हुए अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विकास अनुवेक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवेक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है सर, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, दूसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा कैबिनेट सेक्रेटरिएट और चौथा नीति आयोग, ठीक है। ये सवाल जो है पूर्णतः पूरी तरीके से पॉलिटी तो नहीं, हाँ गवर्नेंस से रिलेट करेंगे तो जरूर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपको पता है कि हमारे भारत देश में ऐसी समस्त प्लानिंग करने का काम नीति आयोग करता है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। आपको पता है नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान दीजिएगा, गैर संवैधानिक निकाय भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी जो स्टैचुअरी यानी जिसका गठन लॉ बनाकर किया गया हो, एक ऐसी जो नॉन स्टैचुअरी जिसका गठन मात्र एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया हो, यानी कार्यपालिका के आदेश से किया गया हो। और यहाँ यही रिफ्लेक्ट होता है कि नीति आयोग मात्र एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, तो इसका ये जवाब होगा। खैर, अगले सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मेरे भाइयों, सेंट्रल अभी मैंने कहा था कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका उल्लेख संविधान में न हो, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल 2 प्रकार की, एक जो कानून से द्वारा बनी हो, दूसरी जो मात्रादेश के द्वारा बनी हो। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, इसका मतलब सबको एलिमिनेट कर देना है। तो कौन सा सही होगा इसमें, नन ऑफ द अबव सही होगा, ठीक है। सबको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि सब संविधान से संबंधित आर्टिकल है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कहीं भी संविधान में कोई इस तरह से उल्लेख नहीं है, तो ये इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगली, अब एक बात ध्यान दीजिएगा,
ऐसे सवालों के साथ आप जब ऐसे सवाल किया करिए तो ऐसे सवालों में एक बात ध्यान रखा करिए, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में हमेशा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद रखनी होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसको भी आपको पढ़ना होता है। आपके साथ क्या होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बहुत जज्बाती होकर फोकस करते हैं, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा मत किया करिए, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हर वर्ष कोई ना कोई एक सवाल कहीं ना कहीं से संबंधित होकर जरूर पूछता है, और यहाँ तो पूछता ही है और मेंस में उससे रिलेटेड सवाल बनते हैं और आगे चल के बनेंगे भी, ध्यान देना, क्योंकि ये गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भैया आपका सबसे महत्वपूर्ण ढांचा है ना, हम लोग पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं और इस ढांचे को हम ना जाने तो क्या बात है। बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यस डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी ऐसी बॉडी को हम इस तरह नहीं बना सकते जो सुप्रीम हो, जो सर्वोच्च हो। और अगर पार्लियामेंट को सब कुछ अमेंड करने की पावर है, यस पार्लियामेंट हमारे भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन पार्लियामेंट अगर सब कुछ अमेंड कर देगा तो पार्लियामेंट एब्सोल्यूट पावर रखेगा, यानी जो चाहेगा वो अमेंड कर देगा। सर निरंकुशवाद की तरफ बढ़ेगा पार्लियामेंट, यानी एक तरीके से तानाशाही क्रिएट होगी। सो इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान निर्माताओं का जो ऑब्जेक्टिव था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे जो लोग थे उनका जो उद्देश्य था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव को हमें नहीं भूलना होगा, वो उद्देश्य को हमें नहीं भूलना होगा। वही यानी देखिए एक बात ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अमेंड, यानी संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जा सकता है। एंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये किसके द्वारा बताया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये किसके द्वारा बताया जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया, बोला सब बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं मेंशन ही नहीं है ना भाई। सबने पूछा होगा, वकील साहब ने पूछा होगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं मेंशन नहीं है, ना तो संविधान में कहीं लिखा हुआ है, ना तो लॉ में कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। भैया है का ये मूल ढांचा जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ अमेंड हो सकता है लेकिन मूल ढांचा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया, मूल ढांचा क्या है ये हम ही बताएंगे समय समय पर, टेंशन मत लो। यानी कि मूल ढांचा वो है जो संविधान निर्माताओं का सपना था, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो हम भारत को बनाना चाहते थे, है ना। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस में ये डिफाइन किया है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे सेकुलरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये हमारे भारत देश का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्षता पढ़ा होगा आपने, मुंबई एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर यानी हमारे भारत देश में जो ये सरकारों के स्तर बटे हैं, ये भी हमारे भारत देश में मूल ढांचा है, ये भी आप लोगों ने। फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी मूल ढांचा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है इसे। ठीक, आगे आते हैं तो इसका जवाब होगा आपका केशवानंद भारती केस इन 1973। अगले सवाल के साथ आते हैं। अगला सवाल कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। 4-5 फैक्चुअल सवाल आते हैं। जब से पहला, जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा नेशनल एंथम कब एक्सेप्ट हुआ, 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग कब एक्सेप्ट हुआ, 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये दोनों सवाल। हाँ, इसी के साथ साथ आप इसको मिलाकर पढ़ा करिए कि अगर पूछ लिया जाए कि ये झंडा भैया नेशनल फ्लैग कब एक्सेप्ट हुआ, तो ये एक्सेप्ट हुआ 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को क्या नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया था, यानी एक्सेप्ट किया गया था। बाकी अगर नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान की बात की जाएगी तो 24 जनवरी। ठीक है, और ये छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ, एडॉप्ट कब हुआ। ठीक है, तो ऐसे सवालों पर भी आप लोग जज्बाती मत हुआ करिए। कमेंसमेंट की डेट होती है 26 जनवरी 1950, इनैक्टमेंट की डेट होती है 26 नवंबर 1949, एडॉप्शन की डेट होती है 26 नवंबर 1949। क्लियर है भैया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेट्स है, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो आपसे आशा की जाती है कि आप छोटी छोटी इन बातों को जरूर ध्यान रखें। आगे अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछ रहा है भैया कि कौन सा एक्ट कब आया था, यानी ढेर सारे एक्ट दिए हुए हैं। इसमें आपको क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ऐसे सवाल आप कैसे करते हैं, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपकी प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप
टेस्ट सीरीज करते हैं, जब आप अलग अलग रोज़ाना कुछ सवाल सॉल्व करते हैं तो एक्ट आपके दिमाग में रहता है। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे डीपीएसपी का आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई कानून बना है, उसको मिलाकर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहता है। रही बात, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इतना याद कैसे रखें, तो इतने भी एक्ट नहीं आ जाते हैं कि आपको याद रखने के लिए पूरा कमरे में चिपकाना पड़ जाए। भैया कुल मिला के 10-15 एक्ट हैं, वही घुमा फिरा के हर बार पूछे जाते हैं। और उसमें एक ऐसा जरूर होता है जो बड़ा फेमस होता है, जिसको आप आराम से कर लेते हैं तो सारा मिलान पूरा का पूरा एकदम हो जाता है। जिसमें इसमें पूछ रहा है ना ABCD मिलाना, ना ऐसे लिखा होगा ABCD, ठीक है। तो इसमें पूछेगा ए में कौन सा, बी में कौन सा, सी में कौन सा। तो देखिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपका सीधा सा है, 1861 में आया था। और इसी 1861 में जो हाई कोर्ट एक्ट आया था, इसी के द्वारा हमारे भारत देश में 1862 में कितने हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी मेरे भाइयों? तो 1862 में हमारे भारत देश में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 हाई कोर्ट बने थे, ठीक है। तो इसको अगर देख लिया जाए, इसी को अकेले अगर आप मिला लेते हैं कि भैया सी में कौन सा जा रहा है, चौथा जा रहा है, इसी को अकेले अगर आप मिला लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी एक आपको अकेले मिलाना है इसमें, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ये अकेले अगर मिला लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलाकर देखिए, एक मिलाइए सारा मिल जा रहा है भैया, सारा मिल जा रहा है पूरा का पूरा। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मिलान वाले जो सवाल आते हैं, जैसे मिलान वाले ये जो सवाल आते हैं, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, जो आपको अच्छी तरीके से क्या होता है, पता रहता है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल के साथ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, व्हाट कैन बी ए मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। यानी राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। मेरे भाइयों, हमारे भारत देश में इससे रिलेटेड एक संशोधन आया था जिसका नाम था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। ये संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि अगर यूनियन में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा वाली बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य में, हाँ, यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहाँ संख्या 10% से ज़्यादा नहीं होगी, ये तो ज़्यादा की बात करते हैं। लेकिन राज्यों में अगर हम मिनिमम की बात करें तो मुख्यमंत्री को मिलाकर जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। जाहिर सी बात है, किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो अगर वहाँ पर विधानसभा का 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका कॉन्सेप्ट अगर अपनाया जाएगा तो पता चला 4 ही मंत्री निकल के सामने आए, तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, प्रशासन कैसे चलेगा। इसीलिए ये 12 का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया है कि भैया मिनिमम 12 हो सकते हैं। कैसे, मुख्यमंत्री को मिलाकर। बात समझ गए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो वहां के लिए ऐसा करना जरूरी था इस संशोधन के द्वारा, तो इसलिए यहां पर ये 12 आपका सही जवाब होगा। अगले सवाल के साथ चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 371J। आपको पता है, जैसे कि आप इसको याद रखते हैं, 370 में जम्मू एंड कश्मीर है ना, 370 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस किया गया था। अब तो खैर जान लीजिए ये हमारा दर्द था, गया है अब। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों के लिए जो स्पेशल स्टेटस है वो आर्टिकल 371 में है, और आर्टिकल 371 में है आर्टिकल 371J। ये संविधान संशोधन के द्वारा बाद में ऐड हुआ था। ये हैदराबाद एंड कर्नाटक के लिए स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, यानी विशेष स्थिति इसके लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो प्लस में जब स्पेशल स्टेटस वाली जो क्लास है उसको आराम से देखिएगा, उसमें 371 के सारे क्लॉजेज मेंशन हुए हैं, अच्छे से बताया गया है कि कहाँ पर कौन सी विशेष प्रावधान किए गए हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ी है, आखिर जरूरत क्यों पड़ी हैदराबाद कर्नाटक के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने, विशेष उपबंध करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ये सारा का सारा उसमें मेंशन है, सारा का सारा उसमें क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल के साथ चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। भैया आपके संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भागों में भाग 2 जो है ये सिटीजनशिप को डील करता है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, यानी 5 to लेकर 11 तक है, ठीक है। यानी 5 से लेकर 11 तक, जिसमें एक खास बात होती है, आप अक्सर भूल जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि आप ना भूलें। जैसे आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, सिटीजनशिप यानी बाय लॉ के द्वारा पार्लियामेंट
सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि संसद विधि बनाकर नागरिकता संबंधित प्रावधानों को रेगुलेट कर सकती है। तो संसद ने लॉ बनाया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी बताता है कि हमारे भारत देश में 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है और 3 तरीके से छोड़ी जाती है। खैर, इसका जो जवाब होगा वो होगा 5 से 11, 5 to 11 आपका सिटीजनशिप मेंशन्ड है। अगले सवाल के साथ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दोनों पढ़ना है। पहला कह रहा है कि ये अटॉर्नी जनरल, हाँ सर, पहला स्टेटमेंट जो लिखा है अनुच्छेद 76 में ससा वही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी वही व्यक्ति हमारे भारत देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, या तो 5 साल जज रहा हो, 5 साल या तो 10 साल उसे प्रैक्टिस का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की निगाह में अच्छा ज्यूरिस्ट हो यानी अच्छा विधिवेत्ता हो, और भारत का नागरिक हो, या इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। तो वो आदमी क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। और अपॉइंट कौन करेगा? उसे राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। सेकंड कह रहा है अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव द, हाँ, अब इसको जो भी भत्ते वगैरह मिलेंगे यानी जो भी पारिश्रमिक मिलेगा वो संसद, नहीं भैया, ये पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कोई परमानेंट एम्प्लॉय जैसा नहीं है, समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा ऑन रोल एम्प्लॉय भारत सरकार का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से इसकी स्थिति ऐसी है कि इसका जो पारिश्रमिक किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी वही स्थितियां निकल के सामने आ रही है जैसे एक कर्मचारी और मजदूर का अंतर होता है, वैसा ही कुछ समझ लीजिए इधर थोड़ा सा, अगर आप व्यवहारिक भाषा में देखना चाहते हैं तो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो भी पारिश्रमिक होगा, जैसे जैसे उसका पारिश्रमिक बनेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, संसद आधारित नहीं करती है। क्लियर है? तो सेकेंड स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? गलत होगा। पहला स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? सही होगा। इसका मतलब इसमें सही होगा केवल एक। ठीक भैया, अगले सवाल के साथ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है भारत देश के ढांचे के बारे में यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में एक सवाल है। कह रहा है भैया कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। मेरे भाइयों, बिल्कुल सही। हमारे संघात्मक का क्या मतलब होता है कि सरकारों का अलग अलग स्तर में बटे होना। और हमारे भारत देश में सरकारें कितने, देखो सरकार शक्तियां हमारे भारत देश में 2 भाग में विभाजित हैं। आपको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, दोनों को में शक्तियां विभाजित हैं। दिस इज कॉल्ड द फेडरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक संघात्मक स्वरूप कहते हैं। लेकिन शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन अमेरिका जैसा क्लासिकल फेडरेशन हम लोग नहीं बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम राज्य को ज़्यादा शक्तियाँ दिए हैं। हमारे भारत देश में दोनों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सर व्यवस्था यूनियन की तरफ टिल्ड है, यानी केंद्र को शक्तियां ज़्यादा हैं, संघीय सरकार को शक्तियां ज़्यादा हैं। अब संघ सरकार को शक्तियां ज़्यादा हैं तो इसीलिए केसी वेयर साहब ने इसको इंटरप्रिटेट करते हुए बोला कि हमारे भारत देश में क्या है? अर्ध, यानी शक्तियां बटी तो हैं लेकिन यूनियन की तरफ टिल्ड हैं, यानी संघ को ज़्यादा शक्ति मिली हुई है। इस वजह से इसे केसी वेयर साहब ने अर्ध संघात्मक बोल दिया। तो बिल्कुल सर सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। यस सर, फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसके पास न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू का राइट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि हमारे भारत देश में कोई भी लॉ बनता है, जैसे मान लीजिए ये कोई लॉ बना, कोई ऐसा विधि बनी या कोई ऑर्डर आया, ऑर्डिनेंस आया, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है या नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये शक्ति कि कोई कानून या कोई विधि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इस बात को जब वो चेक करता है तो उसकी इसी पावर को हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। यानी भैया संविधान के पक्ष में है या संविधान के विपक्ष में है। अगर ऐसा लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि संविधान के विपक्ष में है तो वो उसे नल एंड वाइड कर देगा भैया, शून्य कर देगा। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, संविधान के पक्ष में है या नहीं, कहीं तो ऐसा नहीं है कि संविधान का हनन तो नहीं हो रहा है, तो यही बात चेक कर दे, यानी संविधान का हनन तो नहीं हो रहा है। इसी बात को जब चेक करने का अधिकार जो है किसके पास, चेक करने का पावर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है, इसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा।
तो बिल्कुल सर, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी उनके पास है। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन व्याख्या करने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक जा रहा है उधर चाइना की तरफ, एक जा रहा है उधर नेपाल की तरफ, मतलब ऐसे ही फर्जी बोल दिया। इसको मत लीजिएगा कि कहाँ चाइना नेपाल, आप लोग जज्बाती भी हो जाते हैं। मास्टर ने लिख दिया यहाँ गोलू, तो कॉपी में आप लिख देते हैं गोलू। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें मास्टर ऐसे ही बोलता है। आगे आते हैं। अगला जो सवाल है आपका क्या कह रहा है कि भैया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, देखो एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है सर, परिवर्तन समाज का नियम है एक तरीके से देखा जाए तो। और कोई भी व्यवस्था एब्सोल्यूट तरीके से फिक्स व्यवस्था नहीं हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर स्थापित कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है तो उसमें निरंतरता और परिवर्तन के एलिमेंट जरूर पाए जाएंगे। अब उसका कारण नीचे दे रहा है आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संघ शैली का, जाहिर सी बात है सर, हर शैलियों को हम अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो आधुनिक शैली हो, परंपरागत शैली हो या संघ शैली हो। तो इसीलिए तो एक तरीके से निरंतरता और परिवर्तन रिफ्लेक्ट होता है, यानी दिखाई पड़ता है। तो अगर हम कथन और रीजन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाकर देखें तो कथन का ये स्पष्ट रीजन साबित हो रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसमें पहला वाला क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे आते हैं। इसमें भी आपको मिलान करना है भैया, पूछ रहा है, आर्टिकल्स दिए गए हैं, मिलान करना है। सबसे पहला मिला लेंगे, सब मिल जाएगा क्योंकि पहला आपका फेमस है। आर्टिकल 61 कह रहा है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, यस सर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। जैसे अनुच्छेद 56 हम लोग पढ़ते हैं तो 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि इसे हटाया कैसे जाएगा, तो इसे हटाया जाएगा 61 की रीतियों के द्वारा, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। और वो रीति संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है, अनुच्छेद 61 बताता है। तो ये 61 हो गया। बिल्कुल। रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को कैसे हटाया जाता है, तो राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके प्रभावी बहुमत से उसे भी हटाया जाता है। ठीक है। तो और तीसरा क्या कह रहा है भैया, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, इसे भी राज्यसभा में संकल्प पास किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में पारित किया जाता है प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में पारित किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से, और इसे भी हटाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। रिमूवल ऑफ स्पीकर, तो स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है। क्लियर है। तो ये सब इसके हटाने की प्रक्रिया है। एक आप अच्छे से पकड़ लेते हैं तो पूरा का पूरा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है भैया। जैसे आर्टिकल 61 को जो है क्या कहते हैं, आप इधर ले जाके इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से जोड़ दिए, यानी पहले का क्या हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन हो गया। देखिए देखो, ए का क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब ए का सेकंड हो गया। अब दो जगह इसमें दे रहा है, ए का सेकंड, इसको उठाया आपने, इसको उठाया आपने, दो जगह। बाकी इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें आगे आपको देख लेना है। देखिए जैसे आर्टिकल 67 की बात कर रहा है, तो 67 आपका किससे रिलेटेड है, आपको पता है ना। ये 63 से लेकर जो है क्या कहते हैं, आगे हम लोग 71 तक वाइस प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ते हैं, यानी उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इसको आप इससे ऐड कर देंगे, है ना, उपराष्ट्रपति ऐड कर देंगे। बाकी ये पीठासीन अधिकारियों की बात करेंगे तो हम इसको संसद में जाके पीठासीन अधिकारी का पढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो इसको इससे ऐड करेंगे तो इसको ले जाके इससे ऐड कर देंगे। ठीक। तो अब बताइए कौन सा होगा, यानी दूसरे में ये हो जाएगा, यानी सेकंड वाले का थर्ड वाला पहुंच जाएगा इधर आके। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी अगर आप एक पकड़ लेते हैं तो पूरा का पूरा आप मिलान आराम से कर लेंगे। ये पीठासीन अधिकारियों के बारे में दोनों है, ये आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट 67, इसका टेन्योर के बारे में बताया जाएगा। और कैसे हटेगा तो आपको पता है कैसे हटता है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित करते हैं, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पारित करते हैं और उसे हटा दिया जाता है। क्लियर है। और हाँ, ये रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन आपने देखा ही, राज्यसभा इसे हटाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करके, स्पीकर को भी हटाया जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करके। ठीक है। आगे आते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, नया पार्ट था, पार्ट 4A, बिल्कुल सही मैच खा रहा है। स्टेट, आपको पता है हम लोग संविधान के भाग 5 में यूनियन पढ़ते हैं, 52 से लेकर 151 तक। संविधान के भाग 6 में हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, 152 से लेकर
237 तक पूरा, ठीक है। तो स्टेट भाग 6 में है, बिल्कुल सही। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो भाई जब हम यूनियन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 76 है और 52 से 151 तक हम भाग 5 पढ़ते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग 5 में ही आएगा। तो इसका मतलब ये मैच नहीं खा रहा है, तो सीधा सा आंसर आपका आ गया, नीचे आपको आने की जरूरत ही नहीं थी। खैर ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल कह रहा है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू द रिजॉल्व डेडलॉक ओवर। भैया हमारे भारत देश में ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति न बने, और इसको हम डेडलॉक के नाम से जानते हैं, यानी गतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी जब लोकसभा हाँ कर रही है, राज्यसभा ना कर रही है, इधर 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 इधर, यानी ऐसी जब डेडलॉक की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तब प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। लेकिन ये ज्वाइंट सिटिंग ना तो मनी बिल के लिए बुलाई जा सकती है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए बुलाई जा सकती है। ज्वाइंट सिटिंग इज ओनली फॉर द ऑर्डिनरी बिल। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ ऐसे ही विधेयक के लिए बुलाई जाएगी जो या तो साधारण विधेयक हो या साधारण विधेयक की तरह कार्य कर रहा हो। बाकी इसके अलावा और किसी भी विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लेकिन उसे समन करता है राष्ट्रपति। क्लियर है भैया? तो ये आपका सवाल था। अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट में दो तरह की कमेटियां पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं एडहॉक कमेटी, जो टेम्प्रोरी नेचर की होती है, समय समय पर बनती है, और एक होती है परमानेंट कमेटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थाई समितियां। और अस्थाई समितियों में तीन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज आपकी होती हैं, जिसको एक होती है पीएसी, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एक होती है आपकी क्या, एस्टीमेट कमेटी, जिसको हम कहते हैं प्राक्कलन समिति, इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से। और एक होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, जो ये लिखी हुई है, इसमें 22, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। और एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, यानी ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट कमेटी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी के रूप में है ये, ठीक है भैया। लोकसभा के सारे इसमें रहते हैं, तो यानी एस्टीमेट कमेटी इसमें आपका सही जवाब होगा। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ। खैर ये इतने ही सवाल आपके यहाँ यूपीपीएससी में पूछे गए थे, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं है। 20 सवाल, 20 के 20 के आंसर आपको और एक्सप्लेनेशन पता चल गई। खैर इसके अलावा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए, कंप्लीट पढ़ाई के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ मेरा उद्देश्य मात्र इतना था, तो आपको थोड़ा सा सिखा देना और थोड़ा सा उनके आंसर बता देना। थोड़ी सी कम समय की ये चर्चा थी, आपको पूरा कंप्लीट टाइम लेना है, कंप्लीट समय की चर्चा करनी है। डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन, अगर उसे आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जाइए, मेरा नाम सर्च करिए विपुल त्रिपाठी, ठीक है, विपुल त्रिपाठी। जैसे ही आप सर्च करेंगे मेरी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद नीचे ऑल स्पेशल क्लास में जाइएगा। ऑल स्पेशल क्लास में सारी की सारी फ्री क्लासेज हैं, पूरी आप 3 महीने की पॉलिटी की सीरीज देख सकते हैं। और इसके साथ साथ रोजाना रात 10 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लाइव क्लासेस भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस फ्री देखेंगे तो फ्री लाइव क्लासेस में भी आपको ढेर सारा कंटेंट मिलता है, लेकिन एमसीक्यू के थ्रू। लेकिन आप सारे के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड पढ़ना चाहते हैं, देन प्लीज ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पूरे पढ़ने को मिलेंगे। जैसे आप पॉलिटी, एक से अधिक, नॉट इवन मी, मैं सिर्फ अकेले पॉलिटी नहीं पढ़ाता हूँ। पीसीएस कैटेगरी में 50 एजुकेटर हैं, जिसमें लगभग 4 से अधिक एजुकेटर पॉलिटी पढ़ाते हैं, इवन 5 से अधिक। आप सभी से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री आप 1 से अधिक एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा अनअकैडमी का। अनअकैडमी का सबसे बड़ा फायदा आपको 1 से अधिक एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, यानी यू कैन चूज योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर को चूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, सारे के सारे कोर्सेज आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलेंगे। हिस्ट्री के कम से कम 50-60 कोर्सेज, ठीक है, ज्योग्राफी के ढेर सारे कोर्सेज, कंप्लीट बैचेज चलते रहते हैं। हर हफ्ते पीसीएस का बैच लॉन्च हो रहा है, हर हफ्ते पीसीएस का बैच लॉन्च हो रहा है, जनाब ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अभी खुशखबरी मिली है, 26 तारीख से आरओ मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है। प्रैक्टिस बैच है आरओ मेंस का, जिसमें मैं पॉलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। और बीईओ मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं पॉलिटी ले रहा हूँ। पीसीएस मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं पॉलिटी ले रहा हूँ। यानी प्रीलिम के लगभग 5 बैचेज मैंने पढ़ाए हैं, 5 बैचेज पूरे के पूरे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। मेंस का 26 तारीख से नया बैच लॉन्च हो रहा है भैया, बीईओ के लिए और पीसीएस मेंस के लिए। और इसके साथ साथ आरओ के लिए भी मेंस का बैच, आरओ का जो बैच होगा प्रैक्टिस बैच होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। और हम लोग ये मेहनत करेंगे इस तरह से कि आपको सारे के सारे सवाल वहीं से आ जाएं, यानी ऐसी चर्चा करेंगे कि सवाल आपको जब दिखें तो आपको याद है कि भैया हाँ ये चर्चा हुई थी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? और मेंस
बीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है, राइटिंग स्किल आपको सिखाई जाएगी, और पीसीएस मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव आता है, आपको पता है, उसमें आपको राइटिंग स्किल सिखाई जाएगी। खैर कंटेंट में पूरा कंटेंट पढ़ा दिया गया है, लेकिन हाउ टू राइट ये आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, 26 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, दोनों बैच। इसको ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज द फी स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। जैसे 12 महीने का कोर्स आपका 7,000 रुपये मात्र, 24 महीने का 8,400, मात्र 8,400 रुपये में पूरा पीसीएस का कंटेंट। हर हफ्ते प्रीलिम का बैच, हर हफ्ते यूपीएसआई का बैच, सॉरी यूपीएसआई का तो हर हफ्ते नहीं आता, लेकिन जब भी एग्जाम होता है यूपीएसआई का बैच, बीओ का बैच, आरओ का बैच, इतने बैच है आते हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई बैच आता है, मात्र 8,400। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, विपुल 10 रेफरल कोड कभी मत भूलिए। इसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 7,000 रुपया वाला मात्र 6300 रुपए, 24 मंथ वाला मात्र 7,560 रुपए। लोग सोच रहे होंगे प्रमोशन बड़ा तगड़ा जा रहा है। बिल्कुल सर, सोचिए प्रमोशन तगड़ा जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बिना कोचिंग के भी आप निकाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिना कोचिंग के आप अपनी पूरी तैयारी जारी रख सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, उचित गाइडेंस लीजिए और आराम से सफलता हासिल करिए, आराम से पीसीएस निकालिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोचिंग करने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो काम आप 5 महीने में करते हैं वो काम आप यहाँ 2 महीने में कर लेंगे। पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप पढ़ लेंगे, आपको अच्छे अच्छे एजुकेटर मिलेंगे जिनसे आपको गाइडेंस प्राप्त हो जाएगा। और फी स्ट्रक्चर देख लीजिए भैया, बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग 1.5 लाख फीसेज, यहाँ देखो कितना फीसेज नहीं, फीस ठीक है कितना है, 12 महीने का मात्र 6300 रुपए। रेफरल कोड लगाने के बाद 24 महीने का 7,560 रुपया में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, साड़ा उड़ेल दिया जा रहा है। सो प्लीज ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर जुनून है, तो आप जरूर सर सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बी ऑनेस्ट, अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहिए, जो भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, बी यूटिलिटेरियन, यानी जो वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। ठीक है भैया, इसी के साथ ये देखिए ऐसे ऐसे सारे कोर्सेज हैं, आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। प्लीज आपको अगर लगता है, देखिए जिन लोगों ने पिछले 3 महीने की पॉलिटी की सीरीज की है वो लोग ये वीडियो देखें, और देखने के बाद उन्हें लगे कि क्वेश्चंस अगर उस श्रृंखला से हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताएं, ईमानदारी से बताएं, ना हो तब भी बताएं, हो तब भी बताएं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज ये रेफरल कोड अप्लाई करिए फॉर 10% डिस्काउंट। थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से कुछ दिनों बाद YouTube का जब सेशन होगा तो आपको पूरा का पूरा लिंक प्रोवाइड कर लिया जाएगा, सब्सक्राइब लाइव कर लीजिए, जैसे कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।